हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, ये सारा प्रश्न आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कहीं न कहीं बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल रूप से जो सर्वप्रथम था वह कितना मूल अधिकार था? 7 था। अभी एगो घट गया है, तो अभी वर्तमान में कितना हो गया? 6 हो गया है। तो कौन सा मूल अधिकार को हटा दिया गया है? तो अभी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। कौन सा अधिकार को हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार। पहले जो था ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के श्रेणी में आता था, लेकिन अभी इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो अभी मूल अधिकार की संख्या टोटल कितना हो गया है? 6 हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता कि मूल अधिकार का मांग सर्वप्रथम कब किया गया था? दोस्तों, 1931 का अधिवेशन आपको याद होगा। 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मूल अधिकार का मांग किया गया था, ये बात आपको याद रखना है। और मूल अधिकार पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके समय में सती प्रथा का रोक लगाया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब रोक लगाया गया था? 1829 ईस्वी में। किसकी सहायता से? तो राजा राम मोहन राय की। किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से लगाया गया था। ये बात आपको याद होगा, जिसको हम लोग आधुनिक भारत का निर्माता, या इसको और किस नाम से जानते हैं? राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत जिसको हम लोग कहते हैं, किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। ये बात आपको याद रखना है। तो फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या था? बिल्कुल राइट था। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग से एक बड़ा शानदार प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 ईस्वी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बताना है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने किसका नेतृत्व किया था? 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने भारत में हड़प का नीति, गोद निषेध प्रथा का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। अब यहाँ लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स है, याद रखना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। इतना प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस आंदोलन से था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो संबंध था 1857 के क्रांति से था। ये बात आपको याद रखना है। और लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम अगर पूछा जाए तो मनु या मणिकर्णिका या छबीली बाई, ये सब पूछेगा किसका नाम था? तो सब नाम आपको बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई का था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और भी मैं आपको कुछ और प्रश्न बताता हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछ लिया कि भारत में कब प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन उस दिन शुरू किया गया था जिसमें बीजीटी यानी कि बाल गंगाधर तिलक का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। उस दिन इस आंदोलन को शुरू किया गया था। मैं जितना भी बात बोलता हूँ दोस्तों, आप लोग गौर से सुनिएगा, क्योंकि मेरा बात में ही प्रश्न छुपा हुआ होता है। ये सारे प्रश्न कहीं कहीं आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ आप लोग उसी तरह से ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन पूछेगा कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त या 8 अगस्त, जो भी पूछ ले, 1942 को 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो गया था? शुरू हो गया था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक के मैदान से शुरू हुआ था। यह बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न,
संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक जो दोस्तों किसको कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका मूल अधिकार का हनन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, क्योंकि क्या कहा गया है, अनुच्छेद 32 में साफ साफ लिख दिया गया है, जिसको संविधान अनुच्छेद 32 को, अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संविधान का आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का आत्मा कहा जाता है। ये बात कौन कहा था? ये बात कहने वाला व्यक्ति था भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा था संविधान का आत्मा। और अनुच्छेद 32 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सीधा आप कहाँ पहुँच सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आप खटखटा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, आर्टिकल 75 में क्या है? आर्टिकल 75 में दोस्तों प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताया गया है, और प्रधानमंत्री को एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, मैंने कई सारा एग्ज़ाम निकाला है, आपको इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपने इस टाइप का प्रश्न को अगर कर लिया तो समझिए कि आप कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए सक्षम है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? दोस्तों हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, जबकि मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, यह बात आपको याद रखना है। अच्छा, सबसे बड़ा ग्रह पूछ ले तब आपको बताना बृहस्पति। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह यहाँ बता ही दिए हैं। और शनि ग्रह को हम लोग आग का छल्ला वाला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आग का छल्ला वाला ग्रह कहते हैं। और शनि ग्रह का उपग्रह का नाम पूछे तो आपको बताना टाइटन। क्या बताना है? टाइटन पूछेगा। किसका उपग्रह है? शनि ग्रह का। अच्छा, उसी प्रकार अगर पूछ ले मंगल ग्रह का उपग्रह क्या है? फोबोस और डिमोस। क्या नाम है? फोबोस और डिमोस। ये किसका उपग्रह है? मंगल ग्रह का उपग्रह है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो हम सब जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? आपका बरगद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रीय पक्षी अगर पूछे किसको कहा जाता है, तो राष्ट्रीय पक्षी हम लोग मयूर या मोर को कहते हैं। क्या कहते हैं? मयूर को ही हम लोग क्या कहते हैं? मोर कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय पक्षी आपका क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। राष्ट्रीय मिठाई पूछे किसको कहा जाता है? जिलेबी को कहा जाता है। जिलेबी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब बात आपको याद रखना होता है, बड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? भैया यहाँ से बड़ा जोरदार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर प्रथम अध्यक्ष पूछे तो आपको बताना है WC बनर्जी। इसी का नाम क्या है? बेमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बताओ, तो महिला अध्यक्ष आपका क्या हो जाता? A.O. ह्यूम आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, अगर थोड़ा और घुमा के क्वेश्चन पूछता कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, तो एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का जो अध्यक्षता महात्मा गांधी किया था उसका नाम था 1924 के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन, जो आपका कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ये बेलगांव कहाँ पड़ता है भैया? कर्नाटक में पड़ता है। तो ये सब बात आपको याद करना होता है। ठीक है, तो फिर अगर क्वेश्चन पूछ लेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष बताओ, तो सबसे युवा अध्यक्ष हो जाता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या होता? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाता। फिर क्वेश्चन पूछ लेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ऐसा अधिवेशन बताओ जो गांव में हुआ था, तो गांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो फैजपुर अधिवेशन। याद रखना है, जो एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जो कहाँ हुआ था? गांव में हुआ था। यह बात आपको याद रखना होता है। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अध्यक्षता कब किया था, तो 1937 में किया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। बाद में इसको कांग्रेस के पद को त्यागना होता है। ये सब कहानी मैंने आपको पहले थ्योरी क्लास में बता चुका हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1937 के
गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन में भाग लिया था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में क्या है, किस घटना को काला पानी के सजा से जोड़ा जाता है? तो भैया काला पानी का सजा कहाँ दिया जाता था? अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल है। कौन सा जेल है? सेलुलर जेल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि अंडमान द्वीप को कौन अलग करता है, तो अंडमान निकोबार को कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। भारत को पाकिस्तान से कौन अलग करता है? तो रेड क्लिफ रेखा अलग करता है। भारत को चीन से अलग कौन करता है? तो भारत को चीन से अलग मैकमोहन रेखा करता है। भारत को अफगानिस्तान से अलग कौन करता है? तो डुरंड रेखा करता है। भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? तो पंबन का चैनल और मन्नार की खाड़ी, दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, साउथ अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो 37 डिग्री चैनल, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना सारा मैं प्रश्न आपको बार बार बताते रहता हूँ। क्यों बताते रहता हूँ? क्योंकि यही सारा प्रश्न है जो आपके हर एक छोटे बड़े एग्जाम में आपका पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में क्या लगा है। पहला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। कहाँ से हुआ था? नागौर जिला से हुआ था। कौन किया था? पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का जो था वो आइडिया कौन दिया था? बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर पहली बार पंचायती राज व्यवस्था पंजाब के राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा पंचायती राज व्यवस्था पूछेगा कि भारत के किस अनुसूची में आता है, तो आपका जो भारत के संविधान का 11वां अनुसूची है, ये आपका पंचायती राज व्यवस्था से जिक्र करता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा पंचायती राज व्यवस्था कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो आपको याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सा संशोधन हुआ था? तो पंचायती 173वां 73वां संविधान, सिर्फ 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके 74वां किससे है? नगर निगम से। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं होकर गुजरती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा जो है वो कहाँ किस किस महाद्वीप से गुजरती है? महाद्वीप टोटल 7 होता है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। और उसके बाद में अगर पूछ लिया जाए तो एशिया महाद्वीप से होकर के भी गुजरती है। फिर अगर पूछ लिया जाए तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर के भी गुजरती है। तो यहाँ ऑप्शन में आप देख लीजिए, एशिया से भी गुजरती है, अफ्रीका से भी गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका से भी गुजरती है, तो ऑस्ट्रेलिया से नहीं गुजरती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैंने कहीं आपको ऑस्ट्रेलिया लिखाया नहीं लिखाया है, तो ऑस्ट्रेलिया से होकर नहीं गुजरती है। तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया एक सबसे छोटा महाद्वीप में है भी है, और यहाँ से जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। और भूमध्य रेखा को हम लोग 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा, लाइन या रेखा जो भी बोले आप लोग याद रख लीजिएगा कि मतलब सिमी होता है। और भूमध्य रेखा पर पाए जाने वाले लोग क्यों सबसे अधिक काले होता है? काला रंग का पूछेगा कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य 2 बार चमकता है। अगर 2 बार सूर्य चमक गया तो गर्मी भी सबसे अधिक कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पर होगा। ये सब बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस काल को ताम्रपाषाण युग कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग, दोस्तों ताम्रपाषाण युग को हम लोग कहते हैं चालकोथलिक एज। क्या कहते हैं? चालकोथलिक एज भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ताम्रपाषाण युग के बारे में आप लोग जान लीजिए। इस काल में दोस्तों मनुष्य ने जो था वो तांबा का खोज कर चुका था, जबकि आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ कांसा का खोज हुआ था।
ठीक है, लेकिन तांबा का खोज नहीं हुआ था। लेकिन ताम्र पाषाण युग आते आते तांबा का खोज हो चुका था, उसने तांबा का धातु का बनाने का प्रयोग कर दिया था। इसलिए ताम्र पाषाण काल युग को क्या कहा जाता है दोस्तों? ताम्र पाषाण युग को नव पाषाण युग के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? दोस्तों, भारतीय संसद के केवल 2 सदन होता है। एक को कहते हैं राज्यसभा, दूसरा को हम लोग कहते हैं राज्यसभा और दूसरा को कहते हैं लोकसभा। लोकसभा को हम लोग जनता का सदन भी कहते हैं और या निचला सदन, ये बात आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निचला सदन पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो लोकसभा को कहते हैं। जबकि राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। आगे क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं कि भारत में टोटल जो है अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हो चुका है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा जो है पूछ लेता कौन सा है, कौन सा उच्च न्यायालय है, तो आपको बताना है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। क्या बताना है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है आपका सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि भारत का एक ऐसा राज्य बताइए, एक ऐसा जगह बताइए कि जो एक दिन के लिए राजधानी बना था। तो आपको क्या बताना है? इलाहाबाद, जो एक दिन के लिए राजधानी बना था, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते, आपने नायक मूवी देखा होगा, उसमें भी एक दिन के लिए सीएम बनता है। कौन बनता है? अनिल कपूर। तो इसी प्रकार जो है एक दिन के लिए जो है राजधानी कौन बना था? इलाहाबाद बना था। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, दूसरा बात आपको क्या याद रखना है? एक राज्य के लिए केवल एक उच्च न्यायालय हो सकता है या नहीं तो इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल है? विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? हम सब जानते हैं ताजमहल। ताजमहल क्या है? विश्व धरोहर स्थल है। क्वेश्चन पूछेगा ताजमहल किस नदी के पीछे है? तो आपको बताना है कि यमुना नदी के पीछे है। ठीक है, यमुना नदी के पीछे। ताजमहल को किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। कौन बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट, अच्छा, और है गेटवे ऑफ इंडिया, दोनों अलग है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। 4 मीनार का निर्माण कौन करवाया था? कुली कुतुब शाह। कौन बनाया था? कुली कुतुब शाह। जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है मैं आपको बार बार डिस्कशन करके बताता हूँ, आप लोग इसको कर लीजिए, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा एग्ज़ाम को निकाला हुआ है, तो ये मेरा अपना अनुभव है कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो कोई सा भी एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। आपको पढ़ कर लिख के ज़्यादा विद्वान नहीं बनना है, आपको एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, एग्ज़ाम निकालने के लिए आप इतना कर लेते हैं तो काफ़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी